एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड आज जो हम अपने सीरीज का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द INA। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। चैप्टर 35 है, चैप्टर 35 ऑफ बिपिन चंद्रा की जो किताब है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये किताब है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है। सिविल सर्विस की आप तैयारी करते हो तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 35 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले बता दूं कि चैनल पे आप नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे मेरे जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये जरूरी है, मुझे भी सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है जब कोई लाइक सब्सक्राइब करता है तो। ठीक है, एक एजुकेटर के लिए यही इंसेंटिव है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि इन सब जो भी क्लासेस होती है मेरी ये सारी उसका PDF मिल जाएगा आपको। जैसे मेरी एक सीरीज है इंडियन इकोनॉमी की, इसका कंप्लीट PDF मैंने दिया हुआ है। रमेश चंद्र की ये पूरी किताब को मैंने एक सीरीज वाइज सजा कर दिया हुआ है आपको, जो कि आप मुश्किल से 5 या 6 दिन के अंदर ये पूरी बुक को कवर कर सकते हो मेरे वीडियोस के थ्रू। और बिलीव मी, इतना अमेजिंग ये सीरीज है, आप एक बार देखना, आपको समझ में आएगा। बिना कोई इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन को भी मैंने यहाँ पे कैप्चर कर दिया है। वो मेरी टेक्नोलॉजी है कि मैंने इसको कैसे रिड्यूस करके 5 से 6 दिन का कोर्स बना दिया है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का भी एक सीरीज है लक्ष्मीकांत का। लक्ष्मीकांत के बेसिस पे इसको भी मैंने एक सीरीज में मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बना रखा है। इसका भी PDF मैंने दे रखा है। तो जैसे आप सीरीज कंप्लीट करो उसके बाद PDF से रिवाइज करते रहो। आपका आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही कंसोलिडेट आपका इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। इस सीरीज का भी PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा लास्ट में। 35 चैप्टर चल रहा है, टोटल 39 है इसमें चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर के बाद और 4 चैप्टर बचेंगे जिससे मैं जल्दी कवर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे। पहला पॉइंट कहता है कि क्विट इंडिया जो मूवमेंट हुआ ना, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ उसे भारत छोड़ो मूवमेंट भी कहते हैं। क्विट इंडिया को ही हिंदी में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो करके नारा चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। ये बेसिकली इसको अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। 1942 में अगस्त में ये स्टार्ट हुआ था, दैट इज वाई इसको अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कॉमन पीपल ने काफ़ी करेज दिखाया, हीरोइज्म दिखाया। ठीक है, अनपैरेलल्ड हीरोइज्म एंड मिलिटेंसी भी इन्होंने दिखाई। एंड इनको काफ़ी रिप्रेशन भी सहना पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको रिप्रेस किया। एंड रिप्रेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल। इवन बेसिक सिविल लिबर्टीज़ को भी छीन ली गई थी, और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर होती थी, कांग्रेस करे या फिर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उस समय जो कर रही थी, उसे इलीगल माना जाता था। और चाहे वो एक्टिविटी लीगल ही क्यों ना हो, ठीक है, उसे इलीगल घोषित कर दिया जाता था। तो काफ़ी रिप्रेशन जो था ब्रूटल था। यानी कि आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट को देखते हैं। तो रीजन वाइज अगर देखोगे कि रीजन्स क्या क्या रहे होंगे इसके, तो मैं बता दूं कि आपको रीजन जो है इसके, वो स्टार्ट होता है क्रिप्स इंडिया मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था हमारे कंट्री में अप्रैल 1942 में, जो इनकन्क्लूसिव रहा, जो फेल हो गया। ठीक है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, क्रिप्स मिशन में क्या क्या दिक्कतें थी, क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, अल्टीमेटली ये फेल हो गया। ठीक है, इसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो इंडिया को पता चल गया था कि बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि वो मतलब जो जनता की इच्छा है कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए, वो चाहती नहीं है। और इंडिया का फेट जो है वो डिसाइड करने में इंडिया के लोगों का बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। इंडिया फेट विदाउट हर विशेष ऑफ हर पीपल। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि यूनिलैटरली जो हम चाहेंगे वही होगा, आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, आप लोगों को इंडिपेंडेंस हम लोग इतनी आसानी से देने वाले नहीं हैं। तो डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं एक मन में एक भावना जग गई थी उस समय के लोगों की। हमारे गांधी साहब को भी, गांधी जी को भी लग गया था कि नहीं, आप बिल्कुल ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। और इसी के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं, और भी रीजन है, एक एक करके देखेंगे। देखो, एक और बात बता दूं कि गांधी जी और नेहरू चाहते नहीं थे कि मतलब कोई भी वो ऐसा काम करे जिससे कि हैम्पर हो जाए एंटी फासिस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था। एंटी फासिस्ट मतलब उस समय की जो
जर्मन फौज फौज थी हिटलर के द्वारा जो रूल की जा रही थी, नाजी पार्टी जो थी, और साथ में इनको सपोर्ट करने वाले ऑस्ट्रिया का जो शासक था मुसोलिनी, या फिर जापान ने भी काफ़ी फासिस्ट आइडियोलॉजी अपनाई थी। तो इससे कहीं ना कहीं गांधी और नेहरू दुखी थे काफ़ी, वो नहीं चाहते थे कि फासिस्ट जो मूवमेंट है वो आगे ग्रो करे और इनका वर्चस्व पूरी दुनिया में फैले। वो बेसिकली एंटी फासिस्ट स्ट्रगल जो कि हमारी एलाइड फोर्सेस थी वो उसको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं जो जिसमें ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस एक्सेट्रा ऐसी कंट्रियां थी, इनको ये लोग चाहते थे कि सपोर्ट करें, ब्रिटेन जो है इनको हराए, फासिस्ट स्ट्रगल को फासिस्ट मूवमेंट को कहीं ना कहीं कुचला जाए। बट मतलब इनको बाद में लगा कि देखो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि इस चक्कर में हम ब्रिटेन को सपोर्ट करते रहे और ब्रिटेन अपनी निष्ठुरता हमारे देश के लिए दिखाती रहे। ब्रिटेन से एक्चुअली इन्होंने डिमांड भी किया था कि कहीं ना कहीं आप बताइए कि आपको अगर हम वार में सपोर्ट करेंगे जो कि वर्ल्ड वार 2 है, तो आप क्या हमें स्वतंत्रता दे देंगे या फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपका आगे का रहेगा। तो ब्रिटेन इसमें बिल्कुल बोला कि अभी कुछ नहीं, अभी तो सपोर्ट करो, बाद में देखेंगे ये वो करके। टाल मटोल की वजह से इनको भी डिस्पाइट हैविंग एंटी फासिस्ट स्ट्रगल्स सपोर्ट करना चाहते थे उसको, लेकिन लास्टली इन्होंने भी 1942 में इस मूवमेंट को लॉन्च करने में काफ़ी अपना योगदान दिया। इनफैक्ट मेन तो उसमें गांधी जी ही थे, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कराया था। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट को देखते हैं। तो देखो होता क्या, कोर्स ऑफ एक्शन में देखोगे तो जैसे क्रिप्स का डिपार्चर होता है, जो क्रिप्स आए थे, क्रिप्स मिशन लेके, उनका जब डिपार्चर हो जाता है तब गांधी जी सारे इनफैक्ट उस समय के नेता बड़े मायूस होते हैं कि देखो ये भी मतलब कोई सॉल्यूशन दे के बंदा नहीं गया। गांधी जी उसके बाद एक रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करते हैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में। यहाँ पे डिमांड करते हैं वो कि बेसिकली द डिमांड वाज कॉलिंग फॉर ब्रिटेन्स विड्रॉल एंड एडॉप्शन ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट एनी जापानीज इन्वेजन। उस समय जापान भी कहीं ना कहीं इन्वेशन कर रहा था और बर्मा वगैरह पे उसने कब्जा कर लिया था, बर्मा वगैरह पे। तो कहीं ना कहीं ग्रोइंग अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि ब्रिटेन अभी तो हमारे ऊपर रूल कर ही रहा है, अगर जापान ने भी अगर कब्जा कर लिया, ब्रिटेन को हटाएगा तो जापान रूल करने लगेगा। तो गांधी जी ने बोला कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, हम लोग इससे पहले ही ये काम करते हैं, नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हम लोग शुरू करते हैं अगेंस्ट कोई भी अगर जापानीज इन्वेशन होगा उसके अगेंस्ट में। नेहरू की बात करें तो नेहरू लास्ट तक चुपचाप रहते हैं, लास्ट तक अपोज करते हैं इस क्विट इंडिया मूवमेंट को, लेकिन फाइनली अगस्त में ये भी अपना सपोर्ट दे देते हैं। अब ये नेहरू क्यों लास्ट तक अपोज करते रहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि एंटी फासिस्ट फोर्स के लिए लड़ाई कर रही है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अगेंस्ट में अभी कोई हमें मूवमेंट नहीं चलाना चाहिए। ये वजह रहती है कि ये अपोज करते रहते हैं इस क्विट इंडिया मूवमेंट को, बट लास्टली अगस्त में इन्होंने अपना फुल फ्लेज सपोर्ट दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो और भी कई सारे रीजन हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के, जैसे कि वार के कारण, वर्ल्ड वार 2 के वार के कारण प्राइसेस काफ़ी राइज हो रहा था। आम जो चीज़ थी, कोई भी चीज़ ऐसी जो मतलब रेगुलर यूज वाली चीज़ें थी, उनका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे लोगों में एक डिससेटिस्फेक्शन आ गया था, उनके मन में एक भावना जग गई थी कि ये कष्ट हम झेल रहे हैं, लड़ाई ये इंपेरियलिज्म की चल रही है और कष्ट हमें आम जनता को झेलना पड़ रहा है। वार टाइम शॉर्टेजेस भी देखे गए। इनफैक्ट ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय जो बोट्स वगैरह बंगाल और उड़ीसा में थे उनको कमांड करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड कमांडियरिंग ऑफ द बोट्स इन बंगाल एंड उड़ीसा, जबकि ये पहले लोग वहाँ के लोकलों के द्वारा कमांड किया जाता था। इसके वजह से काफ़ी एंगर जो है आम जनता के बीच में आया, ठीक है, एंगर अमंग द पीपल। एंड एक और भी मतलब कारण है कि जो उस समय की आम जनता थी हमारी कंट्री की, उनके मन में ये फीलिंग आ गई थी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट कोलैप्स कर रही है डिफरेंट प्लेसेस में, जैसे कि बर्मा में जापान ने हरा दिया था ब्रिटेन को। तो ये भावना जग गई थी कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन अब हार रही है हर जगह, तो हमारी कंट्री में भी हार के इनको भागना ही पड़ेगा। विड्रॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन का काफ़ी पकड़ था, उसमें भी विड्रॉल देखा जा रहा था। बर्मा में भी इसका विड्रॉल हो गया बिकॉज जापान ने इनको बुरा हालत कर रखा था इनका।
तो एक लोगों के मन में एक भावना सी जग गई थी कि अब ब्रिटेन जो है विड्रॉ कर रहा है डिफरेंट जो कॉलोनी बना रखी थी साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी कंट्री से भी विड्रॉल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। साथ में यही नहीं, ये लोग तो विड्रॉ कर ही रहे थे, बट फ्यूचर जिस कंट्री से विड्रॉ कर रहे थे वहाँ के फ्यूचर को बिल्कुल ही ये लोग दे वर बेसिकली लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ ड्रेडेड जापानीज। कहने का मतलब है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मलाया और बर्मा में जब इनका विड्रॉल हो रहा था, इवैक्यूएशन कर रहे थे, अपने लोगों को बाहर निकाल रहे थे, साथ में ये वहाँ से छोड़ के भाग रहे थे ब्रिटिश, तो बेसिकली वहाँ के जो उस समय के लोग थे, जैसे इंडियंस भी वहाँ पे रह रहे थे, उन लोगों के लिए कोई सेफ्टी नहीं, उनका इवैक्यूएशन नहीं, बस अपने लोगों को विड्रॉ कर रहे थे, इवैक्यूएट कर रहे थे, मतलब कि बाकियों को लेफ्ट कर दिया जा रहा था द मर्सी ऑफ ड्रेडेड जापानी उस समय काफ़ी खूंखार हो गए थे और उनकी मर्सी पे बाकी लोगों को छोड़ के ब्रिटेन भाग रही थी। तो क्या गारंटी थी कि जब इंडिया पे जापान हमला करता तो उस समय भी ये छोड़ के भाग नहीं जाते और हमें ड्रेडेड जापानीज के मर्सी पे छोड़ के चले जाते। इसलिए भी कहीं ना कहीं इनको लगा कि एक मूवमेंट लॉन्च करना बहुत जरूरी हो गया। आगे बढ़ेंगे। साथ में उस समय के बड़े से बड़े नेता को, जब खुद गांधी जी को ऐसा लगने लग गया था कि अगर मतलब अभी से कोई मूवमेंट नहीं किया जाएगा तो पीपल जो है कंटिन्यूअसली डिमोरलाइज्ड हो जाएगी, और जब मान लो ऐसा हुआ कि जापान ने ऑक्यूपेशन कर लिया भारत पे, तो उस समय हम लोग रेसिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने का। देखो, फर्स्ट टाइम अगर बात करें कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस में आया, वो आया वर्धा में जो मीटिंग हुई CWC की वर्किंग कमेटी की, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की वर्धा में मीटिंग होती है 14 जुलाई 1942 को। वहाँ से फर्स्ट टाइम ये आइडिया कंसीव हुआ कि कोई एक ऐसा मूवमेंट क्विट इंडिया टाइप हम लोग लॉन्च करेंगे। बट फाइनल इसका लॉन्च होता है बॉम्बे में, जब ये मीटिंग रखते हैं वहाँ पे बॉम्बे में अगस्त 1942 में बॉम्बे के ग्वालिया टैंक एक जगह है वहाँ पे बॉम्बे में, वहाँ पे ये फाइनली डिसाइड किया गया। 8 प्रिसाइजली मैं आपको बता दूँ तो 8 अगस्त को बेसिकली ये डिसाइड किया गया कि हम लोग मूवमेंट लॉन्च करेंगे, और 9 अगस्त को तो लगभग सारे जितने भी बड़े नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखो, जब गांधी जी ने बेसिकली ये जब मीटिंग हो रही थी 8 तारीख को, तो ऐसा नहीं है कि 8 को ही बोल दिया कि आज ही से हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग, बहुत भारी संख्या में जनता आई थी वहाँ पे इस ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, तो वहाँ पे गांधी जी ने कहा कि देखो, हम ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम लोग तुरंत ही, ऐसा नहीं है कि हम लोग मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, पहले मैं वायसराय जो था उस समय का लिन लिदगो, उसको मैं काम करूँगा, मैं कांग्रेस के डिमांड को पूरा करने की मांग करता हूँ। अगर वो पूरा नहीं करेगा, जो कि जिसमें टाइम लग सकता है 2 to 3 वीक्स, वो कंसीडर करेगा, उसको सोचेगा समझेगा, तो 2 से 3 हफ्ते का टाइम देंगे। बट ही ऑल्सो एडेड दैट पिछली बार के जैसा ऐसा नहीं होगा। मतलब इन्होंने जनता को कहा कि यू मे टेक इट फ्रॉम मी दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्राइक, ये गांधी जी बोल रहे हैं, स्ट्राइक ए बार्गेन इन विथ द वायसराय फॉर मिनिस्ट्रीज एंड द लाइक, जैसा कि पहले हुआ था मिनिस्ट्री के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं बार्गेन कर लिया था कांग्रेस ने। इन्होंने बोला कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बट आई विल डिमांड नथिंग शॉर्ट ऑफ नथिंग लेस देन फ्रीडम। बोला कि मैं वायसराय से फ्रीडम से कम कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, वो फ्रीडम तो मिनिमम है, ठीक है। एंड मंत्रा क्या रहेगा हमारा, डू और डाई का नारा यहीं पे निकल के आता है, जो कि गांधी जी ने दिया था। बोला कि इस बार हमें डू और डाई पे काम करना है, मतलब कि वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, ये सब गांधी जी ने कहा। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे देखते हैं। अब देखो, गांधी जी ने ना स्पेसिफिक अपने इस स्पीच में उसी दिन 8 अगस्त को ही, इनफैक्ट 1 मिनट, 8 अगस्त को ही गांधी जी अपने स्पीच में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट जो वर्ग था उस समय का, उनको उनको स्पीच में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इन्होंने कहा कि देखो, आप लोग रिजाइन नहीं करोगे, यू आर नॉट सपोज टू रिजाइन, बट आप लोग रिजाइन नहीं करते हुए भी आप लोग एलिजियंस दिखाओगे कांग्रेस को, मतलब कि कांग्रेस के साथ सपोर्ट करोगे। साथ में सोल्जर्स को क्या कहा इन्होंने कि
कि आप भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ोगे, यू विल नॉट लीव योर पोस्ट एंड बट रिफ्यूज कर दोगे जब भी आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी कि भाई फायर करो अपने ही लोगों पे, तो आपको रिफ्यूज करना पड़ेगा। साथ में गांधी जी का जो इंस्ट्रक्शन था प्रिंसेस को, प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके प्रिंसेस को क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, इन्होंने कहा इनको कि भाई आप एक काम करना, आप जो सोवरेनिटी है आपके अपने लोगों की, ऑफ योर ओन पीपल, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मतलब उसके एवज में जनता आपको प्रिंसेस मानेगी, आपको रूल करना, बट उनकी सोवरेनिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन्होंने स्टूडेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको स्टडी छोड़ दो और मूवमेंट को सपोर्ट करो। पीजेंट्स को क्या कहा इन्होंने, पीजेंट्स को कहा कि यू शुड रिफ्यूज टू पे द लैंड रेवेन्यू। टीनेंट्स को कहा कि देखो भाई, जहाँ पे लैंड बिलोंग्स टू दोज हु वर्क ऑन इट एंड नो वन एल्स, इन्होंने कहा कि देखो जिस भी लैंड पे आप काम करते हो ना, वो आपका है, वो किसी और का नहीं है। जमींदार के लिए भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई आप रेवेन्यू जो होगा उसको ऐसे म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ सेटल करना, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ सेटल करना पड़ेगा। एक सेकंड, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट बोला जमींदार को कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ सेटल करना पड़ेगा। अगर वो जमींदार जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साइड है तो उसको भैया मतलब कोई भी टैक्स मत देना। तो उन्होंने कहा कि जमींदार जो गवर्नमेंट के साथ होगा उसको टैक्स नहीं देना है, जो जमींदार हमारे साथ आएगा उसको म्यूचुअली एग्रीमेंट करके आप लोग टैक्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन डिफरेंट जो स्ट्राटा था उस समय का सोसाइटी का, उसको उन्होंने गांधी जी ने इस क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले ही, मतलब स्टार्ट करने के पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो क्या गवर्नमेंट ये सब मानने वाली थी? तो नहीं, ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट was not in the mood to either negotiate or to wait for the movement। गवर्नमेंट ने ना तो कोई अपना मूड दिखाया कि वो नेगोशिएट करेगी कांग्रेस के साथ, ना ही उसने वेट किया कि मूवमेंट लॉन्च होगा। मतलब 8 को ये सब बातें हुई और 9 अगस्त को ही गवर्नमेंट ने लगभग जितने उस समय के टॉप लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया। जितने भी उस समय के टॉप लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको ऐसी जगह जेल डाल दिया गया, भेज दिया गया जो कि अननोन था, अननोन डेस्टिनेशन पे उनको भेज दिया गया। वायसराय कौन थे? तो लिन लिडगो उस समय के वायसराय थे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। तो भैया इसका रिएक्शन तो होना ही था, तो इसका रिएक्शन कैसे हुआ? इसका रिएक्शन होता है लैक्स ऑफ पीपुल, कई लाख लोग फ्लॉक होते हैं। ग्वालियर टैंक जो कि वही मैंने आपको बताया था बॉम्बे में था, ये इस टैंक के आसपास लाख ऑफ पीपल फ्लॉक्ड अगेन एंड इसके दौरान क्लैशेस भी होती है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटीज़ के साथ, ठीक है। यहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखो इसके बाद क्या होता है, सिमिलर डिस्टर्बेंसेस होते हैं। इसके बाद कहाँ पे, जैसे कि जगह अहमदाबाद, पूना, दिल्ली, यूपी, बिहार, इन सब जगह पे हड़ताल होता है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, लोग सड़कों पे आते हैं, प्रोसेशन निकालते हैं जुलूस की तरह इन डिफाइंस ऑफ लॉ। गवर्नमेंट क्या करती है उस समय के जितने भी मतलब बड़े से बड़े जो न्यूज़पेपर होते हैं उन पे उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर नकेल कसना शुरू करती है, जैसे कि नेशनल हेराल्ड और हरिजन सीज्ड पब्लिकेशन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। जो ड्यूरेशन था इस मूवमेंट का, उस एंटायर ड्यूरेशन के लिए नेशनल हेराल्ड एंड हरिजन सीज कर देते हैं अपना पब्लिकेशन ऑन द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, आपको मैंने शुरू में बताया कि 9 अगस्त को ही सारे टॉप लीडर्स जो थे अरेस्ट कर लिए गए थे। तो इसके बाद तो लीडर्स की जरूरत पड़ती है, कोई भी मूवमेंट और लीडर की जरूरत थी। तो कौन लीडरशिप प्रोवाइड करता था? प्रोविंशियल और लोकल लेवल पे जो लीडर थे, वैसे लीडर जो अपने अरेस्ट को कैसे न कैसे करके अवॉइड किया, उन्होंने भाग गए, इधर उधर चले गए, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से बच गए, वो लोग इनफैक्ट उन लोगों ने ही इस मूवमेंट को स्टीयर किया, इसको लीडरशिप प्रोवाइड की। विलेजर्स ज्वाइन द टाउन्समैन, मतलब जितने भी ये मूवमेंट में पार्टिसिपेंट थे उसमें ऐसा नहीं खाली टाउन्समैन ही थे, उसमें विलेजर्स ने भी ज्वाइन किया टाउन्समैन को और काफ़ी यूनाइट होकर लड़े। दे बेसिकली अटैक पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेस, कचहरीज, ठीक है, कचहरीज,
रेलवे स्टेशन एंड अदर सिंबल ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो इस मूवमेंट का एक स्पेसिफिक फीचर था कि वायलेंस तो हुआ ही काफ़ी ज़्यादा, और अटैक जो हुए मैक्सिमम वो ऐसे जगह पे हुए जो कि माने जाते थे कि सिंबल है गवर्नमेंट अथॉरिटी का, जैसे कि कचहरी, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। जितने भी सिंबल थे गवर्नमेंट अथॉरिटी के उन पे अटैक किया गया। विलेजर्स और टाउन्समैन जो भी लोग इसमें एक्टिवेटेड हुए थे उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसके बाद क्या हुआ कि इस मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी निकल के आता है कि नेशनल फ्लैग जो था, तिरंगा जो हमारा, वो फोर्सिबली होस्ट किया गया पब्लिक बिल्डिंग्स पे। काफ़ी झड़प हुआ और इसको होस्ट किया गया। ग्रुप ऑफ सत्याग्रही कुछ जो थे उन्होंने ऑफर किया अरेस्ट, जाके तहसील में या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले गए और खुद से ही अपना अरेस्ट उन्होंने वहाँ पे करवा लिया। फिजिकली जो मतलब इसमें एक्टिवेटेड लोग थे उन्होंने रेलवे के लाइन को, ट्रैक को रिमूव कर दिया गया। कई जगह ब्रिजेस को ब्लो कर दिया गया ताकि कम्युनिकेशन को ठप किया जा सके। ओवरऑल मतलब इस मूवमेंट को जारी करने के लिए और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की ये सारी कोशिशें थी। And they basically removed the tracks and cut telephone lines and telegraph wires. स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्ट्राइक किया स्कूल्स में, कॉलेजेस में। साथ में स्टूडेंट्स ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, कहीं ना कहीं पत्रिका लिखना शुरू किया उन्होंने, और गांव-गांव गए और यूथ को जागरूक करने की कोशिश की। दे बेसिकली बिकेम कुरियर ऑल्सो। इन्होंने जो भी मतलब इंफॉर्मेशन थी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की, वैसा भी काम किया। वर्कर्स जो थे उस समय के, जैसे हैदराबाद, अहमदाबाद के मिल वर्कर, बॉम्बे के मिल वर्कर, जमशेदपुर जो इंडस्ट्री थी उसके वर्कर्स, अहमदनगर, पूना वगैरह, ये सब भी छोटे मोटे उन्होंने भी स्ट्राइक किए। इन जगहों पे अहमदाबाद और पूना में तो कई महीने तक ये स्ट्राइक चलता रहा। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। साथ में एक बात बता दूं कि जो इस मूवमेंट का, और साथ में इस मूवमेंट के स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही जो अरेस्ट हुआ बड़े बड़े टॉप लीडर्स का, उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखा गया यूपी में और ईस्टर्न यूपी में और बिहार में। ठीक है, यहाँ पे जो रिबेलियन था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। यहाँ के स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उन्होंने गांव-गांव जाकर मैसेज फैलाया और वहाँ पे नारे दिए गए, थाना जलाओ, स्टेशन फूंक दो, अंग्रेज भाग गया, ऐसे नारे दिए गए। ठीक है, ताकि जनता में एक ऐसी भावना है कि देखो सच में अंग्रेज भाग गया, अब तो भाई अपना ही राज है, ये करके ये कहीं ना कहीं एक ये तरीका था कि लोगों को काफ़ी उनके मनोबल को बढ़ाया जाए। आगे बढ़ते हैं। पीजेंट्स ने क्या किया, तो रूरल एरिया में जो पीजेंट्स थे उन्होंने बड़े अमाउंट में क्राउड की तरह पीजेंट्स जो थे वो इकट्ठा हुए और तहसील गए, डिस्ट्रिक्ट टाउन गए, अपने आसपास की जो तहसील थी, डिस्ट्रिक्ट टाउन, वहाँ पे जाके जितने भी गवर्नमेंट के सिंबल्स थे उन पे अटैक किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार में बताऊं तो बिहार में एक तिरहुत डिवीजन बिहार में, इट वाज टोटली कट ऑफ। इतना डिस्ट्रप्शन फैलाया गया, कनेक्टिविटी तोड़ी गई कि ये कहीं ना कहीं रेस्ट ऑफ द कंट्री से एक पूरे एक समय के लिए, पर्टिकुलर 2 वीक के लिए ये कट ऑफ रहा। और यहाँ पे कंट्रोल वाज लॉस्ट ओवर पटना ऑल्सो। पटना में भी कंट्रोल लॉस कर दिया वहाँ की अथॉरिटी ने फॉर द 2 days आफ्टर फायरिंग एट द सेक्रेटरिएट की फायरिंग हुई थी वहाँ पे। अभी भी बिहार में जाओगे तो सेक्रेटरिएट के सामने जो कुछ स्टूडेंट्स थे उनका वहाँ पे उनकी मूर्ति बनाई गई है। 80% ऑफ द पुलिस स्टेशन की बात करें, अगर 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ एंड सेंट्रल बिहार, तो वहाँ पे 80% ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर कैप्चर्ड। इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था, काफ़ी वायलेंट भी हो गया था ये मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो बिहार में एक जगह है जो कि पटना के पास पड़ता है, फतुहा में जो कि नियर पटना है, वहाँ पे 2 रॉयल एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे। रॉयल एयरफोर्स एक ऐसी फोर्स थी जो कि प्लेन उड़ाने की इसके पायलट काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा जैसे अभी इंडियन एयरफोर्स जो रोल प्ले करता है, उस समय रॉयल एयरफोर्स किया करता था। तो इसके 2 ऑफिसर्स को मार दिया गया क्राउड के द्वारा रेलवे स्टेशन के पास। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो
प्लेन्स थे उनके पास, उसके उसके जो रॉयल ऑफिसर्स थे रॉयल एयरफोर्स, उनको बोला गया कि आप लोग प्लेन्स उड़ाइए और लो लेवल फ्लाइंग करके इन जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं, पोसेशन कर रहे हैं जो अगेंस्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनके ऊपर फायरिंग कीजिए। तो ये लोग गन से फायरिंग करते थे लो लेवल फ्लाइंग करके। उसी में एक विमान क्रैश हुआ और इनफैक्ट ये जो दो क्रैश नहीं हुआ था, ये जो दो ऑफिसर थे इनके रॉयल एयरफोर्स के, ये किसी वजह से रेलवे स्टेशन के आसपास गए होंगे ट्रैवल करने के लिए फतुहा के पास, तो उनको यहीं पे मार दिया गया। मुंगेर की बात करें तो एक प्लेन क्रैश हुआ रॉयल एयरफोर्स का ही, जिसमें 2 रॉयल एयरफोर्स प्लेन्स दैट क्रैश, 2 रॉयल एयरफोर्स प्लेन क्रैश हुए एट पसराहा ऑन अगस्त 18 एंड रूलहर ऑन 30th अगस्त वेर किल्ड। तो इसमें जो भी क्रू थे उनको मार दिया गया, बिकॉज ये एक सिंबल की तरह देखते थे, बिकॉज ये लोग जो रॉयल एयरफोर्स वाले प्लेन थे वो लो लेवल फ्लाइंग करके उस समय की जनता जो प्रोसेशन में थी, जुलूस में थी, उनके ऊपर अटैक करते थे, उनके ऊपर गन से उनको मारा जाता था। तो ये जहाँ दिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जनता इनको मारेगी ही। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि काफ़ी फेमस रहे क्विट इंडिया मूवमेंट, यूपी बिहार से रिलेटेड ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनका नाम जान लीजिए। आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, ये सब ईस्ट यूपी में पड़ता है। गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये बिहार में पड़ते हैं। ये काफ़ी एक्टिव रहे इस पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट में लगभग 250 से ज़्यादा स्टेशन पे अटैक हुए, 500 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस पे भी अटैक हुए, 150 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन भी वैंडलिज्म के पार्ट बने, वहाँ पे भी अटैक हुआ। ठीक है, कर्नाटका की अगर खाली कर्नाटका की बात करें तो 1600 ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे टेलीग्राफ को काट दिया गया, टेलीग्राफ लाइन को काट दिया गया, और यहाँ पे अनआर्म्ड क्राउड्स के ऊपर पुलिस और मिलिट्री ने काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की। 158 ओकेजन में इनके ऊपर ज़बरदस्त फायरिंग हुई, और मशीन गन से भी लो लेवल फ्लाइंग जो एयरक्राफ्ट कर रहे थे उस मशीन गन से इनको गन डाउन किया जा रहा था। ऐसे लोग जो विद्रोह कर रहे थे इनके ऊपर अटैक करके इनको गन डाउन किया जा रहा था। आगे बढ़ेंगे। साथ में रिप्रेशन का एक और तरीका गवर्नमेंट का ये था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कि कलेक्टिव फाइन लगाओ। कलेक्टिव फाइन जनता के ऊपर लगाया जा रहा था। इससे टोटल 90 लाख रुपये इकट्ठा किया गया कलेक्टिव फाइन लगा के। जो नहीं दे पा रहा था उसके प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना, उसके एनिमल्स को जबरन छीन लेना, एंड वीपिंग ऑफ सस्पेक्ट एंड बर्निंग ऑफ एंटायर विलेज वाज आल्सो सीन। पूरे विलेज को जला देना, ये सब भी देखा जा रहा था कि इतना रूड जो है सप्रेशन हो रहा था। एंड ऑफ 1942 ओवर 60,000 वेर अरेस्टेड, 26,000 were convicted और 18,000 were detained अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, एंड मार्शल लॉ भी लगा दिया गया। तो देखो एक एग्जांपल बता दूं कि ब्रिटिश के जो आर्मी थी उसमें काफ़ी इंडियन थे, उनको उन सोल्जर को बोला गया था कि आप कहीं ना कहीं अपने लोगों पे अटैक मत करना, उनको सपोर्ट मत करना ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बट जब मार्शल लॉ लगाया गया तो कहीं ना कहीं मार्शल लॉ में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट कर दिया ब्रिटेन को। तो ये एक पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता था, वो बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, उसने ब्रूटल और ऑल आउट रिप्रेशन में सक्सेसफुल पा लिया। विद इन ए पीरियड ऑफ 6 to 7 वीक्स इन्होंने सक्सेस पा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड नेटवर्क जो था, अंडरग्राउंड एक्टिविटी जो था, वो ये रोक नहीं पा रहे थे। इस अंडरग्राउंड नेटवर्क में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट में, यह अंडरग्राउंड नेटवर्क की तरह के काम करना शुरू किया था ऐसे लोगों ने, जैसे कि अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी एंड छोटू भाई पुरानिक। ठीक है, इसके अलावा बीजू पटनायक, आरपी गोयनका, जयप्रकाश नारायण बाद में इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था। ये एक ऐसा नेटवर्क था जो कि अंडरग्राउंड रह के काम कर रहे थे ये लोग। नेटवर्क तोड़ना, पब्लिक अथॉरिटी पे अटैक करना, पैसे इकट्ठा करना, बॉम्ब पहुंचाना, कम्युनिकेशन पहुंचाना, ये काफ़ी एक्टिवेटेड, ये एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप की तरह अंडरग्राउंड नेटवर्क में ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने किया क्या, वही सेम चीज़ मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया था, बेसिकली कलेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मनी एज वेल एज मटेरियल लाइक बॉम्ब्स,
आर्म डायनामाइट टू द अंडरग्राउंड ग्रुप्स, जो कि लोकल अंडरग्राउंड ग्रुप्स थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, जो कि काफ़ी एक्टिव थे जगह जैसे कि बॉम्बे, पूना, सतारा, बड़ौदा एंड कुछ अदर पार्ट ऑफ द गुजरात, ठीक है, कर्नाटक, केरल, आंध्रा, यूपी, बिहार, दिल्ली, इन सब लोगों को ये सारी चीज़ें पहुंचाना, मनी, मटेरियल, बॉम्ब, आर्म, ये सब कुछ पहुंचाना इनका काम था। कांग्रेस जो सोशलिस्ट थे वो लीड कर रहे थे, ऐसे जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें लीडर कौन उभर के आया, तो कांग्रेस सोशलिस्ट। ऐसा नहीं कि यही लोग खाली थे, इसके अलावा गांधीयन भी थे, गांधीयन जो आश्रमाइट्स थे, जो आश्रम में रहते थे। साथ में बिजनेसमैन ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। बिजनेसमैन का एग्जांपल दूँ तो एक सुमति मुरारजी, जो कि बाद में एक लीडिंग वुमेन इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह उभर के आई, उन्होंने हेल्प किया अच्युत पटवर्धन को टू इवेट हिज डिटेंशन, अपने डिटेंशन से बचने के लिए, उनके डिटेंशन से बचाने के लिए उनको प्रोवाइड किया इन्होंने डिफरेंट कार एवरीडे, जो कि ये हायर करती थी अपने दोस्तों से। सुमति मुरारजी, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या थी? ये एक बिजनेसमैन थी जो कि बाद में लीडिंग वुमेन इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह उभर के आई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अच्युत पटवर्धन को डिटेंशन से बचने के लिए डिफरेंट टाइप की कार प्रोवाइड करती थी एवरीडे, जिससे कि पता ना चले, आइडेंटिकल ना हो जाए कि इसी कार में जाते हैं, इस टाइप का। और ये कार हायर करती थी अपने दोस्तों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखिए, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो इनडायरेक्ट तरीके से मिलने का एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि जो सिंपल विलेजर्स थे, जो लोग एक्टिवेटेड नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे अगर इन्फॉर्मेशन पूछा जाता था कि ये बंदा बताओ कहाँ है, वो बंदा, तो वो रिफ्यूज़ कर देते थे इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने से। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सपोर्ट। पायलट्स जो थे, ट्रेन के ड्राइवर्स जो थे, उन्होंने कहीं ना कहीं चोरी छुपे बॉम्ब डिलीवर किया ऐसे ग्रुप्स को, एंड अदर मटेरियल भी प्रोवाइड करते थे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे, स्पेसिफिकली अगर लोअर लेवल की बात करें, जो पुलिस वगैरह में काम कर रहे थे, दे पास्ड ऑन क्रूशियल इंफॉर्मेशन। जब उनसे जो लीडर थे या फिर जो लोग इन क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्टिवेटेड थे, वो अगर उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते थे तो वो सपोर्ट करते थे। तो ये सारा सपोर्ट हर वर्ग से देखा गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अगेन वही पॉइंट निकल के आता है कि ये लोग क्या करते क्या थे, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो ब्लोइंग ऑफ ब्रिजेस, तो एक तरीके से कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करना, टेलीग्राफ को कट कर देना और टेलीफोन वायर्स को कट कर देना, ट्रेन को डिरेल कर देना, अटैक ऑन द गवर्नमेंट एंड पुलिस ऑफिशियल्स and police informers. Congress radio operated clandestinely, मतलब छुप के, from different locations। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि बहुत समय के बाद पकड़ा गया। कांग्रेस ने एक अपना चोरी छिपे वाला रेडियो ऑपरेट करती थी, जो कि बॉम्बे सिटी से ऑपरेट किया जाता था और इसको सुना जा सकता था मद्रास तक। राम मनोहर लोहिया जो थे, रेगुलरली उस पर ब्रॉडकास्ट करते थे, जिसे लोग सुनते थे टिल नवंबर 1942। और बाद में बाद में पुलिस को अचीवमेंट मिली और पुलिस ने इसको छापा मार के पकड़ लिया है इनके ग्रुप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उषा मेहता का भी नाम आता है, जो आगे आपको मैं बता दूंगा। जब वुमेन पार्ट कवर करूंगा इस पर्टिकुलर मूवमेंट में, वुमेन का योगदान, तो वहाँ पे उषा मेहता का योगदान आपको मिलेगा, जो कि एक मतलब रेडियो ऑपरेट करने में काफ़ी उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा, चोरी छुपे ऑपरेट कराती थी वो। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 1943 में, फरवरी 1943 में इस मूवमेंट में एक और बार जोर आया, जब गांधी जी ने अपना फास्ट अनाउंस किया कि मैं भैया फास्ट करने वाला हूँ 10 फरवरी से जेल में। इन्होंने बोला कि मैं 21 दिन का फास्ट करूँगा। गवर्नमेंट इनके ऊपर प्रेशर बना रही थी, इस वजह से इन्होंने बोला था। गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली एग्जॉर्टिंग कंडेम द वायलेंस। गवर्नमेंट बोल रही थी कि तुम तो वायलेंस के हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हो, वायलेंस के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी तो तुम्हारे ही लोग सारे वायलेंस कर रहे हैं, पीपल के वायलेंस को कंडेम करो। ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि गांधी की इमेज को बिगाड़ा जाए। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ, मैं फास्ट रखूँगा 21 दिन के लिए, आप लोग ये मेरे ऊपर गलत बोलो। और बोला कि जो भी हो रहा है ना, ये जो भी वायलेंस वगैरह हो रहा है, वो मेरी वजह से नहीं, ये आप लोगों की वजह से हो रहा है। ही हेल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बोला कि आप लोगों ने ऐसा सिचुएशन बना दिया है कि जनता के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको वायलेंट होना ही पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
साथ में सिंपैथी दिखाने के लिए सिंपैथेटिक फास्ट किए गए, हड़ताल किए गए, डेमोन्स्ट्रेशन किए गए, स्ट्राइक किए गए। प्रिजनर्स जो जेल में थे उन्होंने सिंपैथेटिक फास्ट भी किया। ग्रुप्स ऑफ पीपल सेक्रेटली रीच्ड टू ऑफर सत्याग्रह आउटसाइड द आगा खान पैलेस, जहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट करके रखा गया था, डिटेंशन में रखा गया था। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो चोरी छिपे वहाँ पहुँच गई पूना में, उनको पता चला कि गांधी जी वहीं आगा खान पैलेस जो कि पूना में है वहाँ पे डिटेंशन में रखे गए हैं, तो वहाँ पे सत्याग्रह करने के लिए लोग पहुँचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट खाली इंडिया में ही नहीं, उनके रिलीज का जो डिमांड था वो वर्ल्ड में शुरू हो गया। वर्ल्ड के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे उन्होंने उनके रिलीज के लिए छापना शुरू कर दिया, जैसे मैनचेस्टर गार्जियंस, इसके अलावा न्यू स्टेट्समैन, नेशन, न्यू क्रॉनिकल, शिकागो सन। ठीक है, शिकागो सन। ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया। साथ में जो सिटीजन थे लंदन में और मैनचेस्टर में जो कम्युनिस्ट विचारधारा से रिलेटेड थे, उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि देखो गांधी मर जाएंगे, आप एक काम करो, छोड़ दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने कहीं ना कहीं डिमांड रखना शुरू कर दिया। तो ये जो फॉरेन के न्यूज़पेपर जैसे मैनचेस्टर गार्जियन, न्यू स्टेट्समैन, नेशन एक्सेट्रा, इनका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुमेन इंटरनेशनल लीग जो था उसने भी कहीं ना कहीं डिमांड किया कि भाई गांधी को रिलीज किया जाए। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस ने भी डिमांड किया। सेलन स्टेट काउंसिल जो कि श्रीलंका में है, सेलन उसमें श्रीलंका को कहा जाता था, उसने भी डिमांड की। यूएस गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट डिमांड किया कि गांधी जी को छोड़ देना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कई सारे डिमांड शुरू हो गए कि गांधी को रिलीज किया जाए। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है लीडर्स कॉन्फ्रेंस किया गया दिल्ली में 1920 फरवरी को, 2 दिन तक चला ये। तो इसमें बोला गया कि रिलीज किया जाए गांधी जी को। एंड इसके साथ ही 3 जो इंडियन मेंबर्स थे उस समय वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जिनका नाम था MS अनय, NR सरकार और HP मोदी, उन्होंने इनके सपोर्ट में कहीं ना कहीं रेजिग्नेशन दे दिया। और एक बात मैं बता दूं कि ये तीनों जो मेंबर थे ना, उन्होंने सेपरेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था शुरुआती दौर में, लेकिन ये कहीं ना कहीं नहीं बनना चाहते थे भागीदार कि गांधी अगर मरे तो हम उसके भागीदार हो जाएं। तो इन्होंने कहा कि भाई हम रिजाइन कर रहे हैं, हालांकि वी सपोर्ट सेपरेशन ऑफ 1942 मूवमेंट, बट वी डू नॉट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ गांधीज डेथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस डिमांड को सुनने वाली कहाँ थी? वायसराय भी नहीं सुन रहा था। इनफैक्ट वायसराय गाइडेड बाय विंस्टन चर्चिल उस समय का PM था ब्रिटेन का। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने स्टेटमेंट दिया कि नॉट द टाइम टू क्रॉल बिफोर द मिजरेबल ओल्ड मैन। बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल अभी ये समय नहीं आया है कि उस जो मिजरेबल जो कि ओल्ड मैन है, गांधी जी की बात कर रहा था ये, कि उनके सामने हम लोग क्रॉल करें, घुटने पे आ जाएं और क्रॉलिंग करें। बोला कि अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं, जो मरना है तो मरे। इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी बोला कि एक काम करो, इनकी मौत की तैयारी करो। इन्होंने ये भी आदेश दे दिया कि एक आधे दिन का हम लोग शोक भी मनाएंगे। प्लेन भी तैयार कर लिया गया कि भाई इनको मतलब प्लेन से ले जाया जाएगा इनकी बॉडी को। बट गांधी तो ऐसा था नहीं, गांधी बहुत चालाक थे। गांधी जी को अब लग गया कि देखो मेरे फास्ट ने काम तो कर दिया है, अब काम जी कैसे किया है ये बता देता हूँ। गांधी जी को लगा कि देखो द फास्ट हैड डन एग्जैक्टली व्हाट इट हैड बीन इंटेंडेड। पब्लिक का मोरल रेज हो गया है और एंटी ब्रिटिश फीलिंग हाइटेन हो गई है और अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉलिटिकल एक्टिविटी प्रोवाइडेड हो गया है। मतलब कि अब अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी हम लोग फिर से शुरू करें। तो गांधी को लग गया कि भले ये लोग कुछ भी करें, मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, मैं अपना फास्ट ही तोड़ दूंगा। लेकिन अब जो मेरा फास्ट का मोटिव था वो सब अचीव हो गया, पब्लिक का मोरल रेज हो गया है, एंटी ब्रिटिश फीलिंग आ गई है, सब कुछ हो रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट का एक और इम्पोर्टेंट फीचर निकल के सामने आता है कि पैरेलल गवर्नमेंट बनाए गए। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा भी, जैसे कि बलिया में अपनी खुद की सरकार बनाई गई, पैरेलल गवर्नमेंट। हालांकि ये सरकार बहुत दिन तक नहीं चली और बहुत जल्दी इसको हटा दिया गया। एक वीक तक ही चली थी ये सरकार। अगस्त 1942 में चिट्टू पांडे जो कि गांधीयन थे, उन्होंने फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट बनाया था बलिया में। ही टुक ओवर पावर एंड रिलीज ऑल अरेस्टेड कांग्रेस लीडर। इन्होंने जो वहाँ का कलेक्टर था उससे पावर छीन लिया और
जो कांग्रेस लीडर थे जो कि जेल में थे उनको रिहा कर दिया गया एंड इट कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग एंड व्हेन द सोल्जर्स मार्च्ड दे बेसिकली उन्होंने जो चीटू नाम था वो भाग गया बंदा और वहाँ पे 1 वीक के लिए पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई। तो ये इतिहास में दर्ज हो गया कि बलिया वैसे पहला जगह था जहाँ पे फर्स्ट टाइम पैरेलल गवर्नमेंट बनाया गया। हालांकि इसके अलावा भी 2 और जगह हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करें जो अगला पैरेलल गवर्नमेंट बनाया गया वो तामलुक एक जगह है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बंगाल में, जहाँ पे जातीय सरकार बनाया गया। जातीय सरकार इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। ये 17 दिसंबर 1942 को बनाया गया एंड ये लास्ट किया सितंबर 1944 तक। तो 2 साल तक ये चला था ये सरकार, ठीक है। तामलुक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम भी किए, जैसे कि जो साइक्लोन रिलीफ वर्क था, वो एरिया ऐसा है बंगाल के साइड में जहाँ साइक्लोन खूब आते हैं, तो साइक्लोन रिलीफ वर्क किया गया। They basically gave grant to the schools and organized an armed विद्युत वाहिनी। इसके अलावा आर्बिट्रेशन कोर्ट बनाए गए और कई सारे मामले को सुलझाए गए। They also distributed the surplus paddy। जो अमीर जो किसान थे उनसे उनकी जो सरप्लस पैडी थी वो लेकर गरीब किसान को, जो गरीब किसान थे उनको दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाला पैरेलल गवर्नमेंट था वो बनाया गया सतारा में। सतारा में महाराष्ट्र में पड़ता है ये जगह। यहाँ पे लॉन्गेस्ट लास्टिंग पैरेलल गवर्नमेंट बनाया गया। इसने बेसिकली सैबोटेज, अटैक ऑन पोस्ट ऑफिस, लूटिंग ऑफ बैंक, कटिंग ऑफ टेलीग्राफ वायर। वाईबी छवन जो थे इनका नाम आता है पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कराने में, वाईबी छवन, याद रखना। हैड कॉन्टेक्ट्स विद अच्युत पटवर्धन, जो कि एक अंडरग्राउंड एक्टिविटिस्ट में भी के ग्रुप से भी को बेसिकली रीग्रुप करना इन्होंने शुरू किया था। पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई वाईबी छमन के इंस्टेंस पे, जिसको हम लोग प्रति सरकार भी बोलते हैं, पर प्रति सरकार, ठीक है, was set up and नानी पाटिल was its most important leader। नानी पाटिल का भी नाम याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो उस समय इससे रिलेटेड सतारा में कई सारे गवर्नमेंट कोलैबोरेटर पे अटैक किए गए, इन्फॉर्मर्स पे भी अटैक किए गए। जो तलातीज थे या फिर लोअर लेवल ऑफिशियल थे उनके ऊपर भी अटैक किए गए। रॉबिन हुड टाइप की रॉबरी भी की गई। न्यायदान मंडल या फिर पीपल कोर्ट सेटअप किए गए। गांधी मैरिज कराए गए। ये सब बेसिकली जो पैरेलल गवर्नमेंट के अचीवमेंट है सतारा में वो बता रहा हूँ। तो ये गांधी मैरिज सेलिब्रेट किए गए ताकि जो अनटचेबल थे उनको इनवाइट किया जा सके और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में काम किया जा सके। एजुकेशन इनकरेज किया गया वहाँ पे एंड दे बेसिकली कंटिन्यूड टिल फंक्शन टिल 1945 तक यहाँ पे सरकार चली। उसके बाद ये सरकार गिर गई पैरेलल गवर्नमेंट। उसके बाद फिर से ब्रिटेन ने इन पे कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें हम वुमेन के अचीवमेंट की, तो वुमेन में के इंडिविजुअल जो अचीवमेंट्स हैं उसमें बहुत बड़ा नाम होता है अरुणा आसिफ अली का। इसके अलावा सुचेता कृपलानी का। देवर 2 मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द अंडरग्राउंड जो मूवमेंट चल रहा था उसके ऑर्गेनाइजर की तरह इन्होंने काम किया। साथ में उषा मेहता, जिसका मैंने नाम पहले भी लिया था, ये एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थी, स्मॉल ग्रुप रन करती थी कांग्रेस रेडियो की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब अगर बात करें कि जमींदारों ने क्या इसमें पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, तो बहुत सारे छोटे जो जमींदार थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, स्पेशली यूपी और बिहार में। लेकिन जो बड़े जमींदार थे वो न्यूट्रल रहे। तो ना इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, ना ही हमें सपोर्ट किया। मतलब एज ए मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट को भी सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट नहीं किया। तो बड़े जमींदार न्यूट्रल रहे, स्मॉल जो जमींदार थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो जमींदारों में सबसे बड़ा नाम आता है राजा ऑफ दरभंगा, जिन्होंने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को। ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट जमींदार। ही रिफ्यूज्ड टू लेट हिज आर्म्ड रिटेनर्स टू बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। बोला कि मेरे जो भी आर्म्ड रिटेनर है उसको मैं गवर्नमेंट को यूज नहीं करने दूंगा। साथ में इन्होंने जो टीजेंट्स थे वहाँ पे उनको सपोर्ट भी किया ताकि उनका अरेस्ट को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ें। तो एक सिग्निफिकेंट फीचर निकल के आता है पैटर्न में। अगर इस मूवमेंट की बात करें तो पीजेंट जो एक्टिविटी थी
वहाँ पे पीजेंट एक्टिविटी जमींदार के अगेंस्ट में बहुत कम देखी गई. It was totally basically based on the attack symbols of British authority. It lack of any incident of anti जमींदारी violence. मतलब एक यूनिटी दिखाता है कि हम भैया ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, जमींदारों को तो भी छोड़ो, ब्रिटेन के अगेंस्ट में ही हम लोग लड़ रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफिशियल भी काफ़ी जेनरस थे इन देयर असिस्टेंस टू द मूवमेंट. जेल ऑफिशियल्स डिड नीड टू बी मच काइंडर टू द प्रिजनर्स. एंड मुस्लिम मास पार्टिसिपेंट बहुत हाई नहीं था, बट मुस्लिमों ने भी पार्टिसिपेट किया था थोड़ा बहुत. मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया एज ए इन्फॉर्मर. मतलब ये सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एटलीस्ट इन्होंने सपोर्ट नहीं किया. न्यूट्रल टाइप का मुस्लिम लीग भी रहा. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. साथ में इस मूवमेंट में ये भी देखा गया कि कम्युनल क्लासेस बिल्कुल एब्सेंट थे. कम्युनल क्लासेस नहीं हुए इसमें. 100 ऑफ कम्युनिस्ट जो थे लोकल और विलेज लेवल पे पार्टिसिपेट किया उन्होंने, डिस्पाइट ऑफ ऑफिशियल पोजीशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं साथ दे रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट का. रीजन ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन है अभी लड़ रहा है, एंटी फासिस्ट स्ट्रगल कर रहा है और हमें सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए. कम्युनिस्ट पार्टी का ये स्टैंड था. लेकिन जो लोकल लेवल के, विलेज लेवल के जो कम्युनिस्ट थे उनका स्टैंड दूसरा था. वो ये मानते थे कि अभी समय आ गया कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो भाई कम्युनिस्ट पार्टी का ये पोजीशन था. बट जो इंडिविजुअल कम्युनिस्ट थे लोकल लेवल के, विलेज लेवल के, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड के अगेंस्ट जाकर पार्टिसिपेट किया क्विट इंडिया मूवमेंट में. आगे बढ़ते हैं. इस मूवमेंट को लेकर दो बातों पे काफी डिबेट होता है. इस मूवमेंट को लेकर दो बातों पे काफी डिबेट होता है. पहला है स्पॉन्टेनियस. कहा जाता है कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था एक स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट था, अचानक हो गया ये. और कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन टाइप का था ये. सेकंड कहा जाता है कि भाई जब गांधी जी खुद बोलते नॉन वायलेंस मीन्स हम अपनाएंगे, कांग्रेस की पॉलिसी है नॉन वायलेंट स्ट्रगल, तो फिर वायलेंस क्यों हुआ. ये दो डिबेट यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. दोनों के फेवर में, इन दोनों के अगेंस्ट में मैं बातें बताऊंगा आपको, बड़े ध्यान से सुनना. तो जो स्पॉन्टेनिटी है वो 1942 में ही सर्टेनली लार्जर देखी गई, डिस्पाइट जो अर्लियर मूवमेंट थे उसमें कम देखी जाती थी. तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में कहा जाता है कि ये तो गांधी जी जब ब्रीफ कर रहे थे तभी उन्होंने बोल दिया था कि देखो भाई हमें नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं, सरकार हमें अरेस्ट कर सकती है, तो बाद में ऐसा हो जाएगा कि लीडरलेस ये मूवमेंट हो सकता है. तो उस समय मैं कहूँगा कि इंडिविजुअल जो है वो अपने हिसाब से स्वेच्छा से लड़ेगा और अपने विचार से, अपने उसका जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से लड़ेगा. तो स्पॉन्टेनिटी तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड थी बड़े से बड़े लीडर के द्वारा. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. अगर बात करें हम पैटर्न की, जो गांधीयन जो मास मूवमेंट होता था तो उसका पैटर्न क्या रहता था कि जो लीडर्स होते थे वो चॉक आउट करते थे ब्रॉड प्रोग्राम को, और वही प्रोग्राम बोला जाता था कि लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा लोकल लोगों के द्वारा. तो डिग्री ऑफ स्पॉन्टेनिटी को तो ऐसे ही सैंक्शन किया गया था कि भाई ये तो पहले ही बोल दिया गया कि हम तो बस ब्रॉड प्रोग्राम बनाते हैं, बाकी जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है. तो स्पॉन्टेनिटी तो आएगी ही. एंड पॉपुलर इनिशिएटिव स्पॉन्टेनिटी तो हमारी पॉलिसी है, इट हैज सैंक्शन. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. साथ में एक और एग्जांपल देख लो. जब गुजरात में सरदार पटेल टूर कर रहे थे, पूरे बारडोली में जा रहे थे, वहाँ पे सिंस जून 1942 ये वार्न कर रहे थे लोगों को एन इम्पेंडिंग स्ट्रगल के बारे में. सजेस्ट कर रहे थे कि टैक्स नहीं देना है, नो रेवेन्यू कैंपेन चलना चाहिए, रेवेन्यू नहीं पे करना है. ठीक है, पार्ट ऑफ इट है. तो वहाँ पे ये सब बताया जा रहा है. तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस तो होगा ही, मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होगा ही. कहने का मतलब ये है कि जब आपके नेता खुद ही जाके बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियसली जब भी मतलब ऐसा कुछ हो तो आप लोग रेवेन्यू मत देना, ये मत करना, वो मत करना. तो स्पॉन्टेनिटी की जो चर्चा है, डिबेट है, उसको क्या बात करना है, वो तो ऑलरेडी सैंक्शन था उसको कांग्रेस का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवर में एक और बात बता दूं कि कांग्रेस जो सोशलिस्ट थे पूना में, दे हैड बीन होल्डिंग ट्रेनिंग कैंप्स फॉर वॉलंटियर्स सिंस जून 1942. तो ये पहले से ही चल रहा था. आगे बढ़ेंगे. तो अब हमारा दूसरा डिबेट आ जाता है कि हाउ डिड द यूज ऑफ वायलेंस इन 1942 स्क्वायर विद द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस.
कैसे दोनों एक साथ कैसे आ गए, वायलेंस और नॉन वायलेंस पॉलिसी एक साथ कैसे हो गया। मेनी स्टाउंज जो गांधीयन थे who used violent means in 1942 felt that the peculiar circumstances warranted their use। तो भाई देखो, जो भी गांधीयन थे, स्टाउंज गांधीयन जो कि मतलब कड़े तौर पे गांधीयन थे, वो उन्होंने भी वायलेंस मीन्स अपनाया, तो उनकी मजबूरी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि उनको ये करना ही पड़ा। अगर ये नहीं करते ऐसा तो मूवमेंट उसी समय दब जाता। और इसके लिए गांधी जी ने भी बोला कि ये सबके जिम्मेदार ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हम तो नहीं चाहते थे वायलेंस मीन अपनाना, लेकिन जनता को आप इतना सप्रेस करोगे तो जनता भी तो वही वायलेंट हो सकती है ना। तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगेन वही पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि गांधी जी जो थे, ही saw it as a reaction to the much bigger violence of the state। Gandhi ji had came round to the view that mass participation would not be restricted as a result of violence। बोला कि उस समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलने लगी कि आप कंडेम भी नहीं कर रहे हो, बोल भी नहीं रहे हो कि ये वायलेंस हो रहा है सब कुछ, तो गांधी जी बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मास पार्टिसिपेशन को, मास मूवमेंट को मैं बस एक ही ग्राउंड वायलेंस के नाम पे मैं बंद करा दूँ, ठीक है। आगे बढ़ते, हालांकि चौरी चौरा में इन्होंने कराया था ऐसा, आप सबको पता होगा 13 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हुआ, उसमें बंद कर दिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। एनीवे बट यहाँ पे गांधी जी ने मना कर दिया, बोला वायलेंस के लिए मैं इस मूवमेंट को नहीं, मास मूवमेंट को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, इन्होंने बोला। आगे बढ़ते हैं। तो इस मूवमेंट का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट निकल के आता है, वो अचीवमेंट है कि फ्यूचर के जो भी नेगोशिएशंस हुए उसमें पावर ट्रांसफर से नीचे कुछ बात ही नहीं किया जाता था। इंडिपेंडेंस वाज नो लॉन्गर मैटर ऑफ बार्गेन। बोला कि इंडिपेंडेंस के साथ कोई बार्गेन हम नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, हमारा मेन मोटो होगा कि इंडिपेंडेंस पाना है और वो हम लोग पाके रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। देखो, गांधी जी तो जेल में रहे कई सालों तक, तो गांधी जी को फाइनली रिलीज किया गया 6 मई 1944 को ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, ठीक है। ही वॉज रिलीज फ्रॉम द डिटेंशन ऑन 6 मई 1946 ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटी रीगेन्ड मोमेंटम। जो धीरे धीरे देखा गया था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी डाउन हो गई थी, उसमें भी फिर से एक मोमेंटम आया जब गांधी जी रिलीज कर दिए गए मेडिकल ग्राउंड पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी जब रिलीज हुए तो अगेन क्या होना था, कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टार्ट हो गया कांग्रेस में, ठीक है। यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्टिव वर्क वाज स्टार्टेड एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कांग्रेस मशीनरी अगेन स्टार्ट हुआ। डिफरेंट नेम्स दिए गए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नाम बदल दिया गया, बिकॉज कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बैन कर रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो इसको कांग्रेस वर्कर असेंबली के नाम से या फिर कांग्रेस वर्कर रिप्रेजेंटेटिव के नाम से, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ऑफ कांग्रेस मैन के नाम से बोला जाने लगा, ताकि जो बैन था कांग्रेस कमेटी का उसको इनफेक्टिव किया जा सके। नाम ही बदल दो, उन्होंने बैन किसको किया था, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, अब हमारा नाम ही दूसरा है, कांग्रेस वर्कर्स असेंबली है ना, ये सब भी हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, मेंबरशिप ड्राइव, मेंबरशिप बढ़ाने के लिए फंड कलेक्शन भी शुरू हुआ। स्ट्रिक्ट वॉच, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट वॉच रखा ऐसी एक्टिविटी पे, ऐसे डेवलपमेंट्स पे, बट कोई रिप्रेसिव एक्शन नहीं लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। वेवल ऑफर दिया गया या फिर जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, और इसमें एक एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ताकि जो ब्रिटिश का वार था जापान के साथ, उसके एंड से पहले एक एग्रीमेंट बनाया जाए और यूनाइट होकर फाइट किया जाए। कांग्रेस लीडर्स को रिलीज कर दिया गया ताकि वो लोग शिमला कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सके 1945 जून में। एंड इसके साथ ही जो ये मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो फेज था, वो फेज ऑफ कन्फ्रंटेशन यहाँ पे समाप्त हो गया। कन्फ्रंटेशन जो है वो समाप्त हो गया। अब यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट मैं समाप्त करता हूँ। अब थोड़ी सी चर्चा हमें INA की भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए INA की चर्चा करते हैं। सो द आइडिया ऑफ INA, ठीक है, आइडिया ऑफ INA वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन मलाया बाय मोहन सिंह। मोहन सिंह वो व्यक्ति थे, जो पहले व्यक्ति थे
जो कि इंडियन नेशनल आर्मी जो आईएनए थी उसका आइडिया इन्होंने कंसीव किया था। ये एक इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। He decided not to join the retreating British army and instead went to Japanese for help। तो हुआ क्या, जब ब्रिटिश आर्मी हारने लगी जापान से, तो ये बोले कि मैं नहीं भागूंगा, इंस्टीड ये चले गए जापानियों के पास ही, और वहाँ पे बोला कि हमें हेल्प कीजिए ताकि हम अपनी कंट्री को इनसे छुड़ा पाएं। जापानियों को लगा चलो बढ़िया है, एक अफसर आया है उनका हमारे पास और हेल्प मांग रहा है, तो चलो हेल्प कर देते हैं, इससे क्या होगा, ये तो लड़ेगा उनके अगेंस्ट में ही, तो हमें भी मदद मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया उसके बाद हुआ क्या, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार जो थे तो जापान ने उनको हैंड ओवर कर दिया, हैंडेड ओवर बाय द जापानीज टू मोहन सिंह की भाई लो भाई अपने प्रिजनर ऑफ वार जो है जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे उनको ले लो और अपनी एक फौज तैयार करो। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वहाँ पे 45,000 इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार मोहन सिंह के हाथ लगे, उनके इन्फ्लुएंस में आए। आईएनए वुड गो इनटू एक्शन ओनली ऑन द इन्विटेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनए ने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस के या फिर जो जनता है इंडिया के, वो जब इनवाइट करेगी हमें तभी हम लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए। आईएनए ने बोला कि मीन्स ऑफ चेकिंग द मिसकंडक्ट ऑफ जापानीज अगेंस्ट द इंडियन इन साउथ ईस्ट एशिया। आईएनए ने ये भी कहा कि अगर जापान अगर मिसकंडक्ट करेगा इंडियंस जो कि साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे, उसको भी रोकेंगे। तो ये फर्स्ट फेज था आईएनए का, जहाँ पे नाम निकल के आता है मोहन सिंह का, और उनका जो मतलब कहानी है वो मैं आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इसके पहले कुछ और बातें बता दूं इन्हीं के बारे में, इसी फेज के बारे में। एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया आईएनए ने मलाया में 1 सितंबर 1942 को फर्स्ट डिवीजन ऑफ द आईएनए वाज फॉर्म्ड विद 16,300 मेन। बाय दिसंबर 1942 सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज्ड। अब यहाँ पे देखो, दिसंबर 1942 में जापान और आईएनए के बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए। आईएनए के बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए किस मैटर पे, तो भैया कि क्या रोल प्ले करेगी आईएनए का रोल क्या होगा, इसको लेकर काफी विवाद हुआ। उस विवाद के बाद क्या होता है देखो, तो मोहन सिंह एंड जो निरंजन सिंह गिल थे, ये 2 ऑफिसर थे, सीनियर मोस्ट इंडियन ऑफिसर थे, ये लोग ज्वाइन किया था इन्होंने आईएनए को, वे अरेस्टेड। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जापानीज ने। क्यों? बिकॉज ये जापानीज जो थे वो चाहते थे कि जो ये आईएनए होगी ना वो टोकन फोर्स रहेगा, उसमें मात्र 2000 मेन होने चाहिए। लेकिन मोहन सिंह चाहते थे कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो स्ट्रेंथ है वो 20,000 तक पहुंचना चाहिए, 20,000 तक रेज होना चाहिए आईएनए का जो स्ट्रेंथ है, 20,000 तक पहुंचना चाहिए। इस बात पे इन दोनों के बीच में, जापान और आईएनए के बीच में मतभेद हो जाता है और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, मोहन सिंह को और निरंजन सिंह गिल को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकेंड फेज आता है इस आईएनए के मूवमेंट जो हुआ उसका सेकेंड फेज आता है सुभाष चंद्र बोस की एंट्री के बाद। ही वॉज ब्रॉट इनटू सिंगापुर। वो सिंगापुर पहुंचते हैं 2 जुलाई 1943 को बाई मीन्स ऑफ जर्मन एंड जापानीज सबमरीन। जर्मन और जापानीज सबमरीन के द्वारा इनको लाया जाता है सिंगापुर में, और उसके बाद ये जाते हैं टोक्यो और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो टोजो हैं उनसे मिलते हैं, एंड वहाँ पे उनकी एग्रीमेंट होती है दोनों की। जापान वहाँ पे क्लेम करता है कि भाई हमारे ना आपके टेरिटोरियल डिजाइन ऑफ इंडिया पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई आपके स्टेट में इंटरेस्ट नहीं है, आप अपनी शासन खुद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कन्विंस होके फिर ये वापस आते हैं सिंगापुर में। अब इनको पता चल जाता है कि जापान हमारे ऊपर कब्जा नहीं करेगा, तो ये क्लेम करते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट मैं बना रहा हूँ। ऑन 21 अक्टूबर 1943 प्रोविजनल गवर्नमेंट देन डिक्लेयर वार ऑन द ब्रिटेन। बोला कि मैं यहाँ पे जस्ट सिंगापुर में बैठ के अपने आईएनए के साथ मैं एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रहा हूँ और ब्रिटेन के साथ वार मैं प्रोक्लेम करता हूँ। ही बेसिकली सेट अप
he basically set up 2 INA headquarters, one in Rangoon and second one in सिंगापुर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये निकल के आया कि मूवमेंट रेजिमेंट भी एक बना जिसका नाम रखा गया रानी झांसी रेजिमेंट वाज फाउंड। एंड आज़ाद हिंद रेडियो भी एड्रेस किया गया टू गांधी जी। इंडियाज लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है बिगन। आज़ाद हिंद रेडियो इसका फेमस था आईएनए का, जिसमें एड्रेस किया गया गांधी जी को कि हम लोग अब इंडिया का लास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू कर दिया है और आपकी ब्लेसिंग चाहिए, ठीक है। वन आईएनए बटालियन कमांडेड बाय शाह नवाज ए कंपनी द जापानीज आर्मी को साथ दिया इन्होंने। इंडो बर्मा फ्रंट पे जाके इम्फाल कैंपेन किया इन्होंने। वहाँ पे देखा गया कि आईएनए के जो सोल्जर्स थे उसके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार किया जापानियों ने। उनको राशन नहीं दिया, आर्म्स नहीं दिया, एंड दे बीइंग मेड टू डू मेनियल वर्क फॉर द जापानीज यूनिट्स, कंप्लीटली डिमोरलाइज द आईएनए का जो मोरल था वो डाउन हो गया कंप्लीटली। इसके बाद इम्फाल कैंपेन भी फेल हो गया और धीरे धीरे रिट्रीट शुरू हो गया मिड 1944 में। दैट्स ऑल। मिलते हैं।